कीबोर्ड पर सफ़ेद मखमली सी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। सुनहरी बालों वाली लड़की कंप्यूटर की मेज़ के आगे बैठी थी। ये छोटा सा कमरा था जहाँ एक गिटार में बहुत से कंप्यूटर रखे हुए थे, जिन पर मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स चल रही थीं। ये रिकॉर्डिंग किसी बेकरी की मुख्तलिफ जगहों की थी। एकदम से लड़की के सामने मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलने लगी। ये बेकरी के बाहर के दरवाजे की रिकॉर्डिंग थी। स्याह हुडी पहने एक लड़का बेकरी में दाखिल हो रहा था, जिसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। वो बार बार स्क्रीन पर उसी वीडियो को आगे पीछे करके देख रही थी। क्या हुआ जेसिका? उप से उभरती आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी और फिर गहरी सांस खारिज की। गार्ड सूट में मलबूस पोल के पीछे खड़ा हैरत से देख रहा था। कुछ नहीं सर। मायूसी से गहरी सांस खारिज की, कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई और स्क्रीन बंद कर दी। तुम आज फिर रिकॉर्डिंग चेक कर रही हो? बताओ क्या परेशानी है? शायद मैं कोई मदद कर दूं तुम्हारी। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं बताऊंगी, उसको आकर कहा। कुर्सी के बाजू पर वजन डाले उठी और फिर अपनी टोपी को सर पर जमाती कमरे से बाहर निकल गई। 2 साल से लगातार उसे किसी शख्स की तरफ से माली मदद मिल रही थी, लेकिन हैरत की बात थी, खुद को मुखफ़ी रखे हुए था। वो हर महीने किसी महसूस दिन या वक्त पर नहीं आता था। वो हमेशा किसी कस्टमर के ज़रिए एक पैकेट उस तक पहुंचाता था, जिसमें भारी रकम होती थी। दुरांग विलास सुबह के 7 बजे मुकम्मल खामोशी में डूबा था। जवेरिया ने कमरे से बाहर राहदारी को अबूर किया, लेकिन ऊपर जाते सीनों के पास आकर रुक गई। मस्टर्ड फ्रॉक पर रात वाली सुर्ख शॉल अच्छी तरह कंधों के गिर लपेटे थके से चेहरे के साथ वो गर्दन इधर उधर घुमाकर देख रही थी, जब उप से आवाज़ सुनाई दी। कुछ चाहिए आपको? वो सरायत से पलटी। अनिल जॉगिंग सूट में मलबूस पीछे खड़ा था, कमर के दोनों अतराफ पर हाथ रख के हैरत से पूछ रहा था। वो मुझे किचन में जाना है, इर्द गिर्द मुतलाशी निगाहें दौड़ाते हुए जवाब दिया। रात देर तक चलने वाली तकरीब की वजह से वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई थी, और अब सर में शदीद दर्द ने चाय की तलब को इतना बढ़ा दिया कि वो बिना सोचे समझे कमरे से बाहर आ गई। कुछ चाहिए था तो रोज़ेन को इंटरकॉम कर देती। नहीं, वो तो शायद 9 बजे उठती है। अच्छी बात नहीं अपने छोटे से काम के लिए उसे जगाऊं। मुबीम से मुस्कुराहट सजाए फौरन से अनिल के मशवरे को रद्द किया। गुड। चले, दाएं तरफ है किचन, मैं ले चलता हूँ। अनिल ने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहा। वो सर असबात में हिलाए फौरन उसकी तकलीद में आगे बढ़ी। लाउंज से डाइनिंग हॉल गुजरते हुए वो किचन के दरवाजे के सामने रुका। किचन। हाथ का इशारा किचन के दरवाजे की तरफ किया, जबकि वो तो पहले ही आगे पूरी खोले किचन के आगे मुजस्सिम खड़ी थी। किचन था या क्या? जदीद तर्ज पर तैयार, हर तरह की सहूलत से लैस, सफ़ेद टाइल्स वाला, शीशे की तरह चमकता खूबसूरत किचन था। थैंक यू, तशक्कुर हमें से कहा। उसने अनिल की तरफ देखकर खुशी से कहा। वो इस बात में सर हिलाकर पलटा। ओ रुके, चाय पियेंगे आप? जवेरिया की पुकार पर वो रुका और फिर से पलटा। इससे पहले वो कोई जवाब देता वो मासूमियत से इल्तिजा कर गई। प्लीज़ पी लें, दरअसल मुझे लॉन में जाकर पीनी है, आप साथ होंगे तो झिझक नहीं होगी। तेजी से इल्तिजा की वजाहत दी तो अनिल बेहासा हंस दिया। वो कितने दिन से लॉन में जाने की ख्वाहिशमंद थी, जिसकी झिझक रात तकरीब की वजह से कदरे कम हुई, लेकिन अब भी अकेले जाना अजीब लग रहा था। बना ले, मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ। अनिल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी तो वो खुशी से पूरी पत्ती से निकाले हंसी। थैंक यू, अभी बनाती हूँ, आप जल्द से आ जाएं। पुरजोश अंदाज में वो डीप फ्रीजर और फ्रिज की लगी गिटार की तरफ बढ़ी, जबकि अनिल किचन से बाहर जा रहा था। फिर दौरान ने बताया कि आप उससे कैसे मिली थी और उस इन जज्बात में आकर किए जाने वाले उसके फैसले से उसे कैसे रोका था। अनिल ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। लॉन में स्विमिंग पूल के पास लगी सफ़ेद कुर्सियों पर वो आमने सामने बैठे थे। कालीन की तरह बिछी सब्ज घास पर शबनम चमक रही थी। स्विमिंग पूल का नीला पानी शक चलती हवा के साथ अपनी तह पर लहरें बना रहा था। बहुत मुश्किल से बचाया था मैंने उन्हें। मत पूछिए क्या हुआ था, मुझे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाले थे। जवेरिया की बात पर जहां अनिल की हैरत से आंखें पूरी खुली, वहीं पे हादसा कहका उमड़ आया। क्या? बामुश्किल हंसी को ब्रेक लगाते हुए सवाल किया। सच कह रही हूँ, मैं नीचे नहीं जा रही थी, उनका बाजू नहीं छोड़ रही थी, तो मुझे उठाकर नीचे फेंकने जा रहे थे। अब की बार तो अनिल की हंसी का ना रुकने वाला दौरानिया था। जवेरिया ने मुस्कुराहट को गहरा किए गौर से देखा। वो दिल से कहका लगा रहा था, हत्ता कि उसके कंधे भी हिल रहे थे। वो आज पहली दफा अनिल को हंसते हुए देख रही थी। आप हंसते भी हैं? मन में उचकाए अजीब सा सवाल पूछा। अनिल ने हंसी को काबू किए हैरत से देखा। वो संजीदा बैठी थी। मतलब? हाँ, हंसता हूँ। अच्छा, मुझे लगा दुरान के इतना करीब रहने वाला इंसान कैसे हंस सकता है। कंधे उचकाए सपाट लहजे में कहा और फिर टांग पर टांग रखी। टांग को हल्का सा झुलाते हुए चाय का खून भरा। वो भी हंसता है। इनफैक्ट उसकी हंसी बहुत खूबसूरत है।
अनिल ने हैरत से उसकी बात की तरदीद की। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिला गई। मुझे तो लगता है 2 काम ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं किए। सर झुकाए आहिस्ते से कहा और फिर चेहरा उठाए अनिल की हैरत से खुली आंखों में देखा। हँसना और रोना, उन्हें सिर्फ़ गुस्सा करना आता है। नहीं, दुरान तो हँसता है। अनिल ने वसोक से नफ़ी की। और रोता? लबों को आपस में मिलाए बरजस्सा सवाल किया। मतलब क्या रोया है कभी वो? फ़ौरन अपने सवाल की वजाहत दी जबकि अनिल अभी भी नासमझी और हैरत से देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है वो अगर कभी हँसे भी होंगे तो दिल से नहीं हँसे होंगे। उनको रोना चाहिए। सर को हिलाते हुए मशवरा दिया। अनिल की बेचैनी पर शक्लत शिकन उभरे, चेहरे पर संजीदगी हुई। वो बहुत मजबूत इंसान है। मजबूत इंसान कभी नहीं रोते और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कभी उसकी आंखों में आंसू देखूं। मैं देखना चाहती हूँ। पुरस्मात लहजा अनिल की भन में मज़ीद इकट्ठी हुई। जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में आंसू चुन लिए हों, आप उसे रोता देखना चाहती हैं? स्ट्रेंज। अनिल ने लब बाहर निकाले हैरत का इजहार किया। आपको क्यों लगता है आंसू कोई बुरी चीज़ है? अनिल ने जवाब देने के बजाय चाय का घूंट भरा और जवाब तलब निगाहों से उसी की तरफ देखा। आंसू अल्लाह ने बनाए हैं और हमारे जिस्म के निज़ाम में उनका बहुत अहम किरदार है। आंसू दिल के जख्मों को नासूर नहीं बनने देते। कप को दोनों हाथों की गिरफ्त में धीरे से घुमाते हुए बड़े एतमाद से और ठहरे से लहजे में कह रही थी। जो लोग अपने दुख, दर्द और तकलीफ में आंसू बहा देते हैं, अल्लाह उनके दिलों को नर्म कर देता है। उनके अंदर का सारा गुबार, तकलीफ आंसू की शक्ल में बह जाती है और दिल शफाफ हो जाता है। मुस्कुरा कर अनिल की तरफ देखा, जिसकी पेशानी पर बड़े पल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। सहेज गीली मिट्टी जैसा नर्म, जिसमें गम के बाद आने वाली नई खुशियों के बीच में बआसानी कोंपलें फूट पड़ती हैं। सामने लॉन की एक तरफ मौजूद सरसब्ज घास में लिपटी पहाड़ी की तरफ देखकर खोए से लहजे में कहा। कप मेज पर रखा और अपनी जगह से उठी। और जो लोग अपने गम में आंखें नम नहीं करते, उनके दिल बंजर हो जाते हैं। ऐसे बंजर दिलों में आने वाली खुशियाँ सर पटक पटक वापस लौट जाती हैं। रूह फेर कर वसी लॉन के एक तरफ लगे फूलों को देखते हुए कहा। अनिल अब भी खामोश बैठा था, हाथों में कप थामे। और अगर कभी भूले से उनके दिल में कोई कोंपल खिलने भी लगे तो वो नोच देते हैं। आपके दोस्त का दिल भी बंजर हो चुका है। आप उसे लाख हंसाते होंगे, लेकिन बंजर दिलों के साथ सिर्फ लब हंसा करते हैं, आंखें नहीं। टूटोक लहजे में कहती हुई वो पलटी। अनिल उसकी बात पर मुजस्सिम उसे देख रहा था। शॉल को कंधों के गिर मसीह लपेटती वो कदम अब अंदरूनी हॉल की तरफ बढ़ाई हुई थी, जबकि अनिल उसी तरह बैठा था, मुजस्सिम, कप थामे। मलिक हाउस सब्ज और सुर्ख चमकते बरकी कुमकुमों से सजा रात के इस अंधेरे में गली के सब घरों में नुमाया था। गेट खुला था और लॉन में सुर्ख फूलों और सफ़ेद कलियों से सजा झूला सामने रखा गया था। झूले के सामने कितारों में कुर्सियां सजी थीं। एक तरफ ऊंची आवाज़ से बड़े बड़े स्पीकरों पर मेहंदी के गाने बज रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरे मलिक हाउस में गहमा गहमी जैसा समा था। फाइका की मेहंदी की तकरीब थी, जिसमें करीबी रिश्तेदार तकरीब से एक दिन पहले ही मलिक हाउस पहुंच चुके थे। मेहंदी से कुछ देर पहले ही सादगी से निकाह की रस्म अदा होनी थी, क्योंकि लड़के वालों की जिद पर मेहंदी की तकरीब के लिए वो उन सबको अपने साथ अपने तैयार किए हुए शादी हॉल में ले जाना चाहते थे। पूरे घर की चहल पहल से यकसर मुख्तलिफ दूसरी मंजिल का ये छोटा सा कमरा था, जिसमें एक अदद सिंगल पलंग और एक तरफ दीवार के साथ लकड़ी की कुर्सी मेज लगा था। मेज पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। तुरान गुस्से की हालत में पलंग पर बैठा था, जहाँ सामने उसके नोट्स बिखरे हुए थे। वो पिछले 1 साल से खानदान तो क्या घर की भी किसी तकरीब में शिरकत नहीं करता था। आज फाइका की मेहंदी थी। वो आम सी स्याह टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस अपने नोट्स बनाने में मगन था। यहाँ दूसरी मंजिल पर नीचे की निस्बत पुरसुकून माहौल था और वो उसी घर से अपने कमरे में दबक कर बैठा था। सब लोग तकरीब शुरू होने से पहले तैयारियों में लगे थे और सबरीना उसके लिए कपड़े लेकर ऊपर आ गई थी। वो खुद भी इस वक्त आराम से घर के कपड़ों में मलबूस थी। हमेशा की तरह उसे खुद से पहले दुरान की फिक्र खाई जा रही थी, इसीलिए उसे कपड़े देने ऊपर आ गई, जिनको कुछ देर पहले उससे बड़े प्रेम से इससे किया था। जब से सबरीना से रिश्ते की बात चली थी, अब सोनिया दुरान के लिए हर तकरीब और त्यौहार पर नया जोड़ा बनाती थी। फाइका की मेहंदी और शादी के लिए भी उससे बिना पूछे सबरीना की पसंद पर उसके लिए कपड़े तैयार करवाए गए थे। लेकिन दुरान को ना कल इन सब चोंचलों से फर्क पड़ता था और ना आज। तुम्हें पता है मैं नीचे नहीं आऊँगा, तुम बिला वजह की जिद कर रही हो। लहजे में हद दर्जा बेसारी लिए दुरान ने गुस्से में उसे जवाब दिया, जो पिछले 10 मिनट से उसे तैयार होकर नीचे आने का कह रही थी। मेरे लिए भी नहीं आओगे? सबरीना ने भोली सी सूरत पर हव की सजाई, हाथ में पकड़ा कुर्ता शलवार उससे पलंग की पायनाइटी पर रखा।
सिपी, मेरे लिए ख़वार होने और मेरी ज़रूरतों की खातिर खुलने की बजाय तुम अपना ध्यान रखा करो। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। सपाट लहजे में उसे सरजनिश करता वो हमेशा की तरह बेसार लग रहा था। उस रूखे जवाब पर सबरीना का उतरा चेहरा देखने की बजाय निगाहें नीचे नोट्स पर झुका दी। खुद को मसरूफ जाहिर कर रहा था कि वो मायूस होकर नीचे चली जाए। आपको मुझसे प्यार नहीं है क्या? उसकी रूंधी भारी आवाज़ पर दुरान ने गहरी सांस लेकर चेहरा ऊपर उठाया। सबरीना आंखों में आंसुओं की मोटी तह जमाए खड़ी थी। दुरान को उस पर गुस्सा आकर भी नहीं आता था। वो उसे छोटा समझता था क्योंकि उसको लगता था वो वक्ती तौर पर बड़ों की बातों की वजह से इस सब में खुल रही है। और अब भी यावर की इस लाडली की आंखों में आंसू देखकर वो अपने लहजे की सख्ती को कम करने पर मजबूर हुआ। मुझे तुमसे प्यार है, बहुत है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम चाहती हो। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। हाथ में पकड़े कलम को हवा में हिलाते हुए वसाहत दी। और ये इतनी वसाहत सिर्फ सबीना की आंखों में चमकते आंसुओं की वजह से थी। वो आज भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता था। चाचू के बाद इस घर में अगर मैं किसी को अपना समझता हूँ तो वो तुम हो सिपी। चाचू तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन तुम मेरे बारे में और इस फजूल सी मोहब्बत के बारे में सोचती रहती हो। पेशानी पर फिक्रमंदी की शिकन डाले वो आज भी उसे बड़े भाई की तरह समझा रहा था। आखिर क्यों ना सोचूं? सबरीना ने चिढ़कर सवाल पूछा। दुरान ने जोर से कलम नोट्स पर मारा। वो आंसू गाल पर से रगड़कर साफ कर रही थी। आखिर सोचो ही क्यों? वही झटके से पलंग पर से उठा। अब चेहरे के तमाम आसाब तने हुए थे। सबरीना भी जैसे किसी जनूनी कैफियत में थी। देखो सबरीना, मैं एक सैराब हूँ। मेरे पीछे मत भागो, थक जाओगी। मैं नहीं थकूंगी, मुझे इस सैराब में खोना है। वो बरजस्सा जवाब देकर आगे बढ़ी। तुम अभी छोटी हो, जज्बाती हो। ये पागलपन है और कुछ नहीं। दुरान की बात अनसुनी करती हुई अपने दुपट्टे को कंधों पर से उतार रही थी। मुझे इस पागलपन से प्यार है। क्या कर रही हो ये? दुरान उसके दुपट्टा उतार कर आगे बढ़ने पर पन में इकट्ठी खीर हटका। वो दुपट्टा पलंग पर फेंक कर दुरान के करीब उसके सामने आ खड़ी हुई। वो किसी ट्रांस की सी हालत में थी जिस पर आज दुरान के घूरने का भी कोई असर नहीं था। इससे पहले कि दुरान कुछ समझता, वो जग कर दुरान के गले के गिर्द पासों हाई किए उसके सीने से जा लगी। सिपी, हटो पीछे। पागल हो गई हो क्या? पीछे हटो। दुरान ने झुंझलाकर गर्दन के गिर्द उसके बाजू को दूर करना चाहा। वो अपने दोनों हाथों की उंगली को बसाए एड़ियों के बल अगली जिसारत के लिए दुरान के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर रही थी। पागल तो बहुत पहले हो गई थी, अब तो इस पागलपन की वजह को हासिल करना है मुझे। वो सरगोशी में कहती हुई दुरान की मसम्मत को नाकाम करने की कोशिश में लगी थी। सर पर जैसे कोई जुनून सवार था। दुरान जो झुंझलाकर उसकी बाहों की गिरफ्त को तोड़ सका था। सफरीना के गिरबान पकड़कर झटका देने पर दोनों एक साथ पलंग पर गिरे। वो अपनी कमर के गिर्द बनती सफरीना की बाहों की गिरफ्त से खुलता हुआ उठने ही वाला था जब दरवाजे पर चंद कदमों की रुकने की आवाज़ पर सर ऊपर उठाया। तल्लत और उसका शौहर अदनान कमरे के दरवाजे में खड़े थे। अदनान के बाजू पर लटकते इससे कपड़ों से साफ जाहिर था कि वो तकरीब की तैयारी के लिए ऊपर आया था। अदनान का ना सिर्फ ख़ानदान मजहबी था बल्कि वो दाढ़ी के साथ साथ तमाम तर मजहबी तकाज़ों को पूरा करता था। और अब उसकी आंखों के सामने ये मंजर जिससे बिना दुपट्टे के सीधी लेडी सबरीना पर झुका दौरान एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर था। जहाँ अदनान का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से सूर था, वहाँ तल्लत ने पूरा मुंह खोल रखा था। बेशर्मी की हद होती है बड़ी भी। यहाँ घर के बड़े बच्चे बच्चियों की ये हरकतें हैं तो मेरी छोटी बच्चियों के जहन पर क्या असर पड़ता होगा? अदनान की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। घर के तमाम अफराद के साथ साथ तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए करीबी मेहमानों को चंद मिनट लगे थे कमरे में इकट्ठा होने पर, क्योंकि अदनान ने ऐसा वावेला मचाया कि घर भर दहल गया। वो तल्लत और अपनी दोनों बेटियों को उसी वक्त इस घर से ले जा रहा था। तुरान व सबरीना को इस हालत में देखकर उसे अपनी बेटियों के सेनों की फिक्र लाहक हो गई थी। मेहमान और घरवालों की मौजूदगी में खचाखच भरे उस कमरे में सफरीना सर झुकाए सोने के पास खड़ी थी और दौरान गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लिए सबके आखिरी दानों पर था, क्योंकि अदनान उसे किसी बात पर यकीन करना तो दूर उसे बोलने ही नहीं दे रहा था। वो जब भी बात शुरू करता कुछ सफाई पेश करने लगता, अदनान हकारत से गर्ज कर उसे चुप करवा देता। इस अफरा तफरी में दौरान ऐसा कहा क्या कि समझ से सब बाहर हो रहा था। उसे खुद से ज़्यादा सबरीना की फिक्र थी। कमरे में सबके सब लोग जमा थे। वो जानता था वो सबरीना से शादी नहीं करेगा, लेकिन ये बात उसके मुस्तकबिल के लिए मसला बन जाएगी। अरे मियाँ, ज़रा थम तो लो। काहे को गुस्से में आग बगोला हो रहे हो? निस्बत तय है दोनों की, ऐसा भी क्या बेशर्मी वाला हो गया? तस्सही बेगम ने अदनान को तसल्ली देने के लिए हाथ ताने कहा,
जिस पर वो और दिल मिलाकर उनकी तरफ बढ़ा। भी अम्मा, निस्बत तय है सिर्फ, और ये कोई रिश्ता थोड़ी है। और ये लड़का। दांत पिसते हुए घूरकर दुरान की तरफ देखा। फूफा, आप गलत समझ रहे हैं सब। दुरान ने फिर से वजाहत के लिए उनकी बात काटकर कदम आगे बढ़ाए। सूट चेहरा कनपटी की तनी रखे और भींचे जबड़े वह मुश्किल तहम्मुल मिजाजी से सफाई देने के लिए कोशा था। अरे बस करो तुम बेहया लड़के। वो तुम्हारे कमरे में तन्हाई में ऐसी हालत में थी, और इससे पहले पता नहीं क्या क्या करते होगे तुम दोनों। आज तो फिर शायद खुले दरवाजे का लिहाज हो। अदनान ने बिपर कर दुरान को चुप कराया। इतने बुरे अलकाबात, इतने गिरे हुए अल्फाज। दुरान का सर फटने लगा। भाई, आप बात को अजीब रंग दे रहे हैं। बच्चे ऐसे नहीं हैं। असवन मलिक ने परेशान से लहजे में सफाई देते हुए सबकी तरफ देखा। अरे बस करो तुम भी अस्वी। लड़की का बाप नहीं तो क्या, इससे कोई तीर लिहाज नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ इन दोनों को इतनी आग लगी है तो आप शादी क्यों नहीं करवाते इन दोनों की। तो मियाँ करवाएंगे ही, बिल्कुल करवाएंगे। दस्तगीर बेगम ने तहम्मुल मसाजी से जवाब दिया। ठीक है, जिस दिन आप इन दोनों की शादी करवा देंगे, मैं भी अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ आने की इजाज़त दे दूंगा। चलो तल्लत, सामान बांधो। अदनान ने गुस्से से कमर पर हाथ रख के पलंग पर बैठे टस्सेबादी तलत से कहा, जो दस्तगीर बेगम की बगल में बैठी तब से रो रही थी। अरे मियाँ, क्यों इतनी सी बात का हवा बना रहे हो। तल्लत की इकलौती भांजी की शादी है, ऐसे कैसे चल दे भला। दस्तगीर बेगम ने खींचकर पास बैठी तलत को अपने पास लगाया, जो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। जो भी है बड़ी भी, लेकिन इस तरह के माहौल में फिर आप अपनी बेटी को ही रखिए। मैं अपनी बेटियों को ले जा रहा हूँ। अदनान ने पास खड़ी बच्चियों के बाजू थामे और कदम आगे बढ़ाए। दोनों लड़कियां जो तकरीब के लिए बिल्कुल तैयार थीं, बाप के गुस्से को देखकर वो भी माँ के बराबर बैन करने लगी। कमरे में अजीब सा समा पैदा हो गया था, जैसे कोई खुशी का नहीं, किसी गमी वाला घर हो। अरे रुको मियाँ। दस्तगीर बेगम ने चीखते हुए अदनान को रोका और फिर फौरन असद मलिक की तरफ रुख फेरा। अस्वी, फाइका के निकाह के लिए निकाह हुआ आया हुआ है ना, तो बुलाओ उसको। हम आज ही निकाह करेंगे। दुरान और सबरीना का बात खत्म। दस्तगीर बेगम के फैसले पर दौरान जो गुस्से में विफरा खड़ा था, एकदम से आंखें पूरी खोलकर उनकी तरफ देखा। दिमाग जो कब से गुस्से में दबकर कुछ भी सोच बोझ से कासिर था, फौरन लाशोर में घंटियां सी बजने लगी। एकदम से बहुत से चेहरों पर से निकाब से रखने लगे। बेवरली हिल्स में रात के 11 बजे आसमान घोर बादलों से ढका बस बरसने को बेताब था। दुरांग विलास बेवरली हिल्स के खूबसूरत इलाके में शीशे की तरह जगमगा रहा था। गार्ड्स गर्म कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी कैबिन्स में चौकन्ने बैठे थे। दुरान की कार कुछ देर पहले ही पोश में दाखिल हुई थी। अब पिछले नशिश रूम में से वो अनिल के हमरा उतर रहा था, जबकि सामने ड्राइवर के साथ मौजूद गार्ड अब कार के दरवाजे खोल रहा था। लाउंज में दाखिल होते ही दुरान और अनिल ने अपने गर्म लंबे कोट उतारकर मुलाजिम को थमाए। पूरा दुरांग विलास अंदर हीटर्स की वजह से भाई की टरटराती सर्दी को कम किए हुए था। आज की मुश्किल स्टंट से भरपूर शूटिंग और फिर लॉस एंजलिस का मुसालिम मौसम वो थकन से चूर था। चेकदार सुर्ख और स्याह डब्बियों वाली ड्रेस शर्ट के नीचे स्याह जीन्स पहने बालों में हाथ फेरता हुआ वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सर, डिनर कहाँ करेंगे, रूम या डाइनिंग? रोसेन ने हाथ बांधे मौतबाना पूछा, जिससे वो थके से अंदाज से बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से इनकार करता हुआ आगे बढ़ गया। रोसेन अब अनिल से खाने का पूछ रही थी। थकावट से चूर आंखों को बंद करते और खोलते हुए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, निगाह रोज के मामूल के मुताबिक सामने बेड पर गई। बेड खाली था। जवेरिया की किताब बेड की साइड मेज पर बंद पड़ी थी और ऊपर मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। वो चाहे रात के 1 बजे भी घर वापस आता था, वो जाग रही होती थी। कभी किताब पढ़ रही होती तो कभी मोबाइल पर मसरूफ़ होती, और फिर उसके कपड़े तब्दील करके आने तक सो चुकी होती या नूस किताब पढ़ रही होती। लेकिन आज उन 10 दिनों में ये पहली दफ़ा था कि वो बेड पर मौजूद नहीं थी। मन में उचकाए आगे बढ़ा। शायद वॉशरूम में हो। घड़ी उतारते हुए ड्रेसिंग रूम में आया। वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर रुका। घड़ी खोलते हाथ भी थम गए। कहाँ है आज, वो भी रात के इस वक्त। तेज़ी से ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर स्विमिंग पूल की तरफ खुलती स्लाइडिंग दीवार की तरफ देखा। वहाँ आंखों पर अंधेरा था। तकरीब के बाद वो 2 दिन तक उससे बहुत ज़्यादा बेनियाजी बरतता रहा था, क्योंकि उस दिन जवेरिया को खुद को देखते पाकर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। लेकिन चाहे जितनी भी बेइत्तेनाई बरतता था, उसका आज कमरे में ना होना अजीब तरह की कमी के एहसास से दो चार रहा था। इस वक्त कहाँ हो सकती है। दिल एकदम खौफ से धड़का। वो तेजी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही वो कमरे में दाखिल हुई। हाथ में ट्रे थाम रखी थी,
जिसमें 2 स्याह मग बराबर में रखे हुए थे। सफ़ेद पैरों को जूती फ्रॉक जिस पर कुछ-कुछ फांसे पर सब्ज़ टहनियों वाला सुर्ख फूल प्रिंटे को ज़ेब तन किए। हल्के सब्ज़ रंग की गर्म जर्सी शॉल बड़े सलीके से कंधों पर ओढ़े वो पुरइत्मीनान अंदाज में आगे बढ़ रही थी। दुरान जो उसे कमरे में ना पाकर मुस्तरब सा उसको तलाश करने जा रहा था, अब उसके आ जाने पर फ़ौरन चेहरे के तासुरात तब्दील किए। कुछ दूरी पर रखे नीले कौल कोच पर बैठकर जूते उतारने के लिए सर झुका दिया। जवेरिया ने आहिस्ते से ट्रे थामे कदम आगे बढ़ाए। जिस वक्त दुरान की कार पोर्च में दाखिल हुई, वो उस वक्त किचन में मौजूद थी। सर्दी की शिद्दत की वजह से चाय पीने की तलब पर वो रोसिन के साथ किचन में गई थी। जिस वक्त दुरान ने रोसिन को खाने के लिए मना किया, वो उसे किचन से दिख रही थी और फिर उसके थकी से अंदाज की पेश नज़र केटल में एक कप और दूध उंडेल दिया। आपकी चाय? दुरान के झुके सर के करीब वो ट्रे थामे खड़ी थी। दुरान ने हैरत से चेहरा ऊपर उठाया। वो मुस्कुरा रही थी, वही कातिल मुस्कुराहट जिस पर नजर ठहर जाए। बालों की ढीली सी पोनी आज एक तरफ कंधे पर से सामने कर रखी थी, जबकि इक्का दुक्का लिटे महसूस अंदाज में गालों पर झूल रही थी। दुरान के खामोशी से सिर्फ घूरने पर उससे फौरन थूक निकला। अपने लिए बना रही थी, सोचा आप भी थके हुए आए हैं तो आपके लिए भी बना दी। बहुत ही अपनायत भरा लहजा था। दुरान की 2 दिन से चाय सद मेरी अजीब कोफ्त में मुबतला कर रही थी। दिन में चाहे वो रोज़ीन, असमत और बुरहान के साथ बातें कर लेती थी, लेकिन ना जाने क्यों दिल चाहता वो चाहे बात ना भी करे, कम से कम उसकी आवाज़ तो सुनाई दे। आपने क्यों बनाई है चाय? उनमें उचकाए रूखे से लहजे में सवाल किया। उफ उफ, इतनी बेरूही कहीं हिटलर टोन में ना आ जाए कि मुझसे बिना पूछे चाय बनाने वाली तुम होती कौन हो। जवेरिया ने धीरे से कांपते दिल पर काबू पाया। दरअसल रोसेन को ये पाकिस्तानी स्टाइल में चाय नहीं बनानी आती। वो टी बैग्स वाली बेसुरी सी चाय मुझे नहीं पसंद। इत्मीनान को बहाल करते हुए बड़ी तरंग में जवाब दिया। दोस्ताना मुस्कुराहट को गहरा किया। मैं चाय नहीं पीता। बेरूही से कहा और निगाहों का साविया बदले कोच पर से उठा। वो जो सर पर खड़ी थी फौरन पीछे हुई। बदतमीज अब बना रही हूँ तो पी लो चाहे, मुरव्वत सही। अंदर की कैफियत को फौरन छुपाया, मुस्कुराहट को फिर से सजाया। हाँ पता है आप कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन आज पीकर देखें, ये वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। वाह, क्या गरूर था अपनी बनाई हुई चाय पर। दुरान की ड्रेसिंग की तरफ बढ़ते कदम ना चाहते हुए भी रुके। वो ट्रे से कप उठाए दुरान की तरफ बढ़ा रही थी। शर्ट की एक आस्तीन मोड़े वो मग थामने पर मजबूर हो गया। जैसे ही दुरान ने मग थामा, जवेरिया की गहरी होती मुस्कुराहट के साथ आंखों की चमक भी बढ़ गई। जल्दी से ट्रे एक तरफ रखी और अपने कप को भी दोनों हाथों में थाम कर सोफे पर बैठ गई। दुरान को वैसे ही खड़ा देखकर खून भरने का इशारा किया। नखरे क्यों इतने कर रहा है, चाय है कोई जहर थोड़ी दे दिया है। कन अखियों से खून पड़ते हुए उसकी तरफ देखा जो अब मग को होंठों के करीब ले जा रहा था। शर्ट की एक आस्तीन मुड़ी हुई थी, जबकि दूसरी सीधी थी। थकावट से चूर जिस्म को इस वक्त चाय क्या, अगर गर्म पानी भी मिल जाता तो वो पी लेता। खून पड़ते ही जुबान के लिए अनोखी सी लज्जत से आशना हुए। चाय उसकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार थी। मुनासिब चीनी और लज्जत भी हटकर उसका गुरूर दुरुस्त था। कैसी है? वो जो चाय की लज्जत में खो सा गया था, जवेरिया की पूछने पर उसकी तरफ निगाह उठाई, चेहरे को सपाट किया। अच्छी है। मुख्तसर जवाब था। मग को थामे बेख्तियार कोच पर बैठ गया, क्योंकि जबान के गले लज्जत में इतने चाको चौबंद हुए कि अगले खून के लिए उतावले होने लगे। सिर्फ अच्छी? जवेरिया ने बेहासा पूछा। वो खुद अपने अचानक यूं कह देने पर गड़बड़ा गई, जबकि दौरान अब दूसरा खून भरने के बाद उसकी तरफ देख रहा था। बहुत अच्छी है। आंखें बहुत और पीछे है लगाकर वो तारीफ में कदरे इजाफा कर चुका था, जो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला था। दौरान जैसे शख्स से तारीफ में अच्छी का लफ्ज़ सुन लेना ही गनीमत था। अब तो हैर से जनाब ने अच्छी के आगे बहुत लगा दिया था। शायद अगर वो इस बहुत अच्छी पर भी मुतमईन ना होती तो वो कहता बहुत बहुत अच्छी। इसी खामोशी से मुस्कुराकर सर हिला दिया। सुनैना की चहकती आवाज़ सहन में गूंजी। जोई, तुम्हारे हाथ की पकी चाय दुनिया की सबसे बेस्ट चाय है। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ में, जो चाय का टेस्ट इतना बेहतरीन हो जाता है। सुनैना की तारीफ याद आ जाने पर वो खोई सी मुस्कुरा दी, जबकि हिटलर साहब सिर्फ अच्छी से बहुत अच्छी चाय से लुफ्तंदोज हो रहे थे। जोवेरिया ने मुस्कुराहट दबाई। वो चाय का कप रखकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ना कोई थैंक यू ना शुक्रिया। जवेरिया ने हैरत से उसकी पूछ को खोरा। बदतमीज होने के साथ साथ बद तहजीब है बहुत। आहिस्ता से बड़बड़ाती हुई सोफे पर से उठी और बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए।
बेड की एक तरफ लगे मेज़ पर से किताब उठाई और अपनी जगह पर बैठ गई। बस आज की तब्दीली यहाँ तक की थी। अब दौरान ट्राउज़र शर्ट पहने बाहर आएगा और फिर बुत बनकर सोफे पर बैठ जाएगा। फिर उसके चेहरे के रंग टीवी स्क्रीन की रोशनी के बदलने के साथ बदलने लगेंगे। उसे सर को तासुब से दाएं बाएं हिलाकर लैंप जलाया और किताब खोल ली।